हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन देखा। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर आप क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की, वहाँ पर आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नोमेनक्लेचर बेसिकली होता क्या है, क्या चीज़ है नोमेनक्लेचर। ये बेसिकली एक सिस्टम है, ए सिस्टम ऑफ नेम्स, नाम देने का एक सिस्टम है टू द केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स को नाम देने का बेसिकली एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। मीन्स के केमिकल कंपाउंड्स को नाम देने का जो प्रोसेस है, जो हम नाम देते हैं और केमिकल कंपाउंड्स को, उस चीज़ का नाम क्या है, नोमेनक्लेचर है। ठीक, 8.2.1 टॉपिक है आपका। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन, और या जिनको आप बोलते हैं ट्रिवियल नेम्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं कॉमन या ट्रिवियल नेम्स, क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक कॉमन और ट्रिवियल नेम इज ए नॉन सिस्टमैटिक name for a chemical compound। ठीक है, सो बेसिकली ये जो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं, ये क्या है, नॉन सिस्टमैटिक नेम होता है। मींस के प्रॉपरली सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी रूल्स को फॉलो करते हुए नाम नहीं होता ये, बल्कि एक कॉमन सा, एक आम सा नाम होता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कॉमन या ट्रिवियल नेम, राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में चलते हैं। इब्तदाई दिनों में कंपाउंड्स को जो नाम दिए जाते थे वो किस बेस पर दिए जाते थे, किस बुनियाद पर दिए जाते थे, उनकी तारीख की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, उनकी तारीख की बुनियाद पर, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या उनको बनाने के तरीक़ेकार की बुनियाद पर, या उस पर काम करने वाले शख्स की बुनियाद पर, और द नेम ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन इट। ठीक है, सो इन बुनियादों पर कंपाउंड्स को क्या किया जाता था, नाम दिए जाते थे। अब इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग। नेम मार्श गैस। ठीक है, वॉज गिवन टू मीथेन CH4। मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4, मीथेन गैस, बिकॉज it was found in marshy places। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नेम मार्श गैस। अब मार्श गैस
हम किसको बोलते हैं? मीथेन गैस को बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं हम मीथेन गैस को मार्श गैस? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस में पाई जाती है। मार्शी प्लेसेस का मतलब होता है दलदली जगह, ठीक है, जहाँ पे दलदल होती है, वहाँ से बेसिकली हम मीथेन गैस को हासिल करते हैं, ठीक है। सो इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? मार्श गैस। इसका जो कॉमन नेम है या ट्रिवियल नेम है वो क्या है? मार्श गैस है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, जिसका क्या फार्मूला होता है? CH3COOH। अब एसिटिक एसिड ड्राइव्स इट्स नेम, एसिडिक एसिड का जो नाम है वो ड्राइव किया गया है कहाँ से? फ्रॉम विनेगर, सिरके से, ठीक है। एक लैटिन वर्ड होता है एसिटम, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिरका, विनेगर, मीन्स विनेगर, ठीक है। अब आप देखें कि जो एसिटिक एसिड है ये क्योंकि सिरके से हासिल किया जाता है, जिसको लैटिन ज़बान में, लातीनी ज़बान में जो कि एक वर्ड है एसिटम, उसका मतलब होता है सिरका, ठीक है। सो इस वजह से हमने इस सिरके से हासिल होने वाले एसिड को हमने क्या नाम दिया? एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये जो एसिटिक एसिड है ये CH3COOH का कॉमन नेम है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बारबीट्यूरिक एसिड, जिसका क्या फार्मूला होता है? C4H4N2O3, ठीक है, इज गिवन नेम आफ्टर बारबरा, ठीक है। अब ये जो बारबरा था ये बेसिकली ना आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये बारबरा जो है जर्मन केमिस्ट है, ठीक है। अब क्योंकि इसको इस जर्मन केमिस्ट बारबरा ने डिस्कवर किया था, ठीक है, सो इसके बुनियाद पर इसका नाम जो है, इस एसिड का नाम क्या नाम रख दिया गया? बारबीट्यूरिक एसिड, ठीक है। सो ये तो आपने देख लिए कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है कि फॉर अल्केन्स, ठीक है, वो कह रहा है कि फॉर अल्केन्स, अल्केन्स के लिए विद 5 और मोर कार्बन एटम्स, वो अल्केन्स जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, द रूट वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन न्यूमरल इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। नाम का जो पहला हिस्सा है वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखकर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में भी बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, एक कार्बन वाली अल्केन को आप क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स के नंबर ऑफ कार्बन को आप देखकर आपको पहला आधा नाम पता चल जाता है। लाइक एक कार्बन आपने देखी ना किसी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, सो आपको पता चल जाएगा यहाँ तक नाम METH, मिथ तक नाम पता चल जाएगा, ठीक है। फिर जब आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को देखेंगे, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 4 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन्स, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स, ये जो है वो अल्केन का फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, विच इज़ CnH2n+2, ठीक है। जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं वो कार्बन के 2 टाइम्स करके आपने 2 ऐड कर देना है उसमें, ठीक है। सो इस तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को देखकर आपको पता चला कि ये फार्मूला अल्केन का सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप एंड पर सफिक्स मीन्स के नाम को पूरा करने के लिए जो आखिरी वर्ड्स हैं, ठीक है, वो आप क्या लगा देते हैं? ANE, एन लगा देते हैं, राइट। इसी तरह से अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर बेसिकली आपको 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं, सो आपको इतना नाम पता चल जाएगा इथ तक, ETH, ठीक है,
H6, अगर हाइड्रोजन 6 हैं देन ये अल्केन का फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सो आप एंड पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसी तरह से 3 कार्बन जो हैं, किसी हाइड्रोकार्बन में आपको जब 3 कार्बन नज़र आएंगे तो आपको प्रॉप तक नाम पता चल जाएगा, ठीक है। सो अगर तो ये हाइड्रोजन्स 8 अटैच होंगे तब इसका मतलब है अल्केन का फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो एंड पर क्या लगा दोगे आप, एन लगा दोगे, तो ये प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की जो तादाद है वो 5 या 5 से ज़्यादा होती है, ठीक है, उनके एंड पर हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। और जो स्टार्ट होता है नाम उनका, जो नाम का पहला हिस्सा होता है वो हमें कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को देखकर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी दी, लाइक आपकी बुक में भी एग्जांपल्स गिवन है, लाइक 4th कार्बन वाले को आप क्या बोलते हैं, बट साहब BUT, ठीक है। अगर तो फार्मूला है उसका C4H10 देन आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे एंड पर, ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन है सो आपको नाम पता चल जाएगा पेंट तक, ठीक है। सो आप क्या, अगर तो फार्मूला हुआ C5H12 तो इसका मतलब है ये अल्केन का फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, सो आप एंड पर क्या लगा देंगे, पेंटेन, एन लगा देंगे, ठीक है। सो ये पेंटेन बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको किसी हाइड्रोकार्बन में 6 कार्बन्स नज़र आ रहे हैं, तो 6 कार्बन्स देखकर आपको इतना नाम पता चल गया हेक्स तक, HEX, ठीक है। और अगर तो फार्मूला है कुछ इस तरह से C6H14 तो इसका मतलब है ये अल्केन का फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप एन लगा देंगे, हेक्सेन बन जाएगा। इसी तरह से 7 कार्बन देखकर आपको इतना नाम पता चल जाएगा हेप्ट तक, HEPT, ठीक है। तो अगर तो कुछ इस तरह से है फार्मूला C7H16 तो ये अल्केन का फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, और इस तरह से आप हेप्टेन लगा देंगे, राइट। सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे है कि जी द कॉमन और ट्रिवियल नेम्स are applicable to all isomers of a given molecular formula, ठीक है। वो कह रहा था कॉमन और ट्रिवियल नेम्स जिनको आप बोलते हैं आर एप्लीकेबल, अप्लाई होते हैं टू ऑल द आइसोमर्स ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, तमाम के तमाम आइसोमर्स पर जो कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले के हों, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म हम लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने बताया था कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, फिर हमने उसकी टाइप्स डिस्कस की थी 1 बाय 1, ठीक है। 2 मेन टाइप्स होती हैं आइसोमेरिज्म की, कौन कौन सी, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या जिसको आप जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। फिर हमने फर्दर डिस्कस किया था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है वो 5 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, द चेन आइसोमेरिज्म, द पोजीशन आइसोमेरिज्म, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, द टाटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ आइसोमेरिज्म बेसिकली होती क्या है। आइसोमेरिज्म ऐसा फिनोमेना है, ऐसा प्रोसेस है जिनमें केमिकल कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो तो सेम होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम 7th चैप्टर में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिन लोगों ने 7th लेक्चर नहीं देखा आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 की, तो वहाँ पर आपको तमाम के तमाम उस पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, 7th चैप्टर के। अब हम आगे चलते हैं। वो कह रहा है द प्रीफिक्स एन, आइसो और नियो आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट
बिटवीन आइसोमर्स। ठीक है, प्रीफिक्स मीन्स के किसी भी वर्ड के स्टार्ट में यूज़ होने वाला वर्ड जो है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। अब वो कह रहा था प्रीफिक्स एन, आइसो या नियो आप यूज़ करते हैं डिफरेंट आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे अब हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है, C4H10। अब हम ज़रा ब्यूटेन के आइसोमर्स डिस्कस करते हैं कि ब्यूटेन के कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं। ब्यूटेन के ना 2 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अब 4 कार्बन हैं तो चारों कार्बन्स को आपने विद सिंगल बॉन्ड इस तरह से अटैच कर दिया। ठीक है, और हर कार्बन की वैलेंसी आपने सेटिस्फाई करनी है। कार्बन क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आखिरी शेल में इसके मीन्स के सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, सो हर कार्बन के आपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पर क्या अटैच होंगे, हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। और टोटल कितने हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, टोटल 4 कार्बन्स पर 10 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये आपने जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया है इसको आप बोलते हैं एन ब्यूटेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, सो इस तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को के साथ आप जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो एन यूज़ करते हैं। सो इसको आप क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन बोलते हैं। अब इसका एक और आइसोमर हम बनाते हैं ब्यूटेन का। लाइक मैंने क्या किया, मैंने 4th कार्बन को उठाया और मैंने इस चेन के, ये जो आपको स्ट्रेट चेन नज़र आ रही है, इसका जो सेकंड लास्ट कार्बन है जो कि मिडल वाला बनेगा, दरमियान वाला कार्बन इसका सेकंड लास्ट कार्बन बनेगा। इस सेकंड लास्ट कार्बन पर मैंने 4th कार्बन अटैच कर दिया। ठीक है, सो अब मैं नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स अटैच कर दूंगा इन पर कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर बन गया ना, सो इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, आइसोमर है ब्यूटेन का। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। इसके नाम से पहले जो आप प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, आइसो। ठीक है, अब आइसो क्यों करते हैं स्पेशली, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई कार्बन एटम चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच होगा देन हम उसके साथ क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, आइसो का प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये 2 ब्यूटेन के आइसोमर्स बनते हैं, तो दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन विच आर एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, सिमिलरली अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन का क्या फार्मूला होता है, C5H12। अब यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 5 कार्बन्स को सिंगल बॉन्ड के साथ इस तरह से स्ट्रेट चेन में अटैच कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इनके साथ 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए आप क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन्स अटैच कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें 5 के 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं। सो इस वजह से आप इसका नाम के साथ आप कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। ठीक है, अब इसका सेकंड आइसोमर कैसे बनेगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 4 कार्बन तो अटैच कर देता हूँ विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब जो 5th कार्बन है वो मैंने उठा लिया। ठीक है, अब अगर हम इधर से स्टार्ट करें देखना तो सेकंड लास्ट कार्बन ये बनता है। ठीक है, और अगर हम इधर से स्टार्ट करें देखना तो सेकंड लास्ट कार्बन ये बनता है। सो आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर अटैच करें 5th कार्बन या यहाँ पर अटैच करें, एक ही बात है। ठीक है, अब हम पूरे करेंगे इसके हाइड्रोजन्स कुछ इस तरह से। ठीक है जी,
अब ये इसके हाइड्रोजन्स पूरे हो गए। अब आप देखें कि एक कार्बन जो है इस चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच है, सो इस वजह से इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम आइसो कब यूज़ करते हैं, कि जब एक कार्बन चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच होता है, ठीक है। अब ये हमने सेकंड आइसोमर बना लिया पेंटेन का। अब हम देखते हैं इसका थर्ड आइसोमर। 3 आइसोमर्स होते हैं पेंटेन के। अब मैं क्या करता हूँ कि 3 कार्बन्स को मैं अटैच कर देता हूँ विद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस चेन में सेकंड लास्ट जो कार्बन है वो मिड वाला बनेगा, दरमियान वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक कार्बन और दूसरा कार्बन भी मैं यहीं पर अटैच कर देता हूँ। अब हम इनके हाइड्रोजन्स पूरे कर देते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि सेकंड लास्ट कार्बन पर ना 2 कार्बन्स अटैच हैं, ठीक है। सो इस वजह से हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, नियो का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से ये तो आपने देख लिए आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, और कैसे हम लोग एन आइसो या नियो का जो प्रीफिक्सेस हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, इनका जो है बहुत ही लिमिटेड यूज़ है, ठीक है। अब जैसे देखो आपने 3 प्रीफिक्स यूज़ कर लिए, एन, आइसो और नियो। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते जाएंगे तो उनके आइसोमर्स की तादाद भी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। सो इस वजह से ये जो प्रीफिक्सेस हैं, जैसे एन, आइसो या नियो के जो प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मीन्स के बड़े मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई नहीं होते। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो हमने कॉमन नेम्स देखे हैं, जैसे हमने 3 एग्जांपल्स देखी हैं, ठीक है, कॉमन नेम्स की। अब ये जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, ये बेसिकली बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इन कॉमन नेम्स से बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। जैसे देखें ना, जैसे हमने अभी देखा कि मीथेन का जो कॉमन नेम है वो क्या है, मार्श गैस है, ठीक है। सो इसकी मार्श गैस के नाम से हमें इसकी स्ट्रक्चर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जबकि फॉर एग्जांपल आप पेंटेन को देख लें, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि PENT, पेंट, यहाँ तक जो हमें वर्ड पता चलता है वो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को देखकर पता चलता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन्स हैं, ठीक है, सो यहाँ तक हमें नाम पता चल गया पेंट तक, PENT, ठीक है। और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने एन लगाना है, इन लगाना है या वाइन लगाना है, YNE, अल्काइन के लिए, ठीक है। सो इस तरह के नाम्स से तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर के बारे में या नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में, बट इनके कॉमन नेम्स से स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अल्कीन्स की, ठीक है। अब जो अल्कीन्स होते हैं और सिमिलरली नेम्ड, जैसे हम अल्केन्स को नाम देते हैं ना, अल्कीन्स को भी आप उसी तरह से नाम देते हैं। जस्ट आपने करना क्या है, बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग एन ऑफ द नेम ऑफ अल्केन विद वाइलीन और इन, ENE, ठीक है। सो जिस तरह से आप अल्केन्स को नाम देते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स देखकर और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स देखकर, उसी तरह से बेसिकली आप अल्कीन्स को नाम देते हैं। बस आपने करना क्या है कि जो अल्केन का एन है ना, वो आपने रिप्लेस कर देना है वाइलीन के साथ या आपने इन के साथ, ENE के साथ, ठीक है। सो इस तरह से आप अल्कीन्स को नाम देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये जो अल्कीन्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है,
डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जनरल फार्मूला क्या होता है अल्कीन्स का? जनरल फार्मूला होता है इनका CnH2n, ठीक है। अब ये जो n है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो 2 टाइम्स होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, ठीक है, इन अल्कीन्स। अब जो पहला मेंबर है अल्कीन फैमिली का वो है इथीन, ठीक है। इथीन का क्या फार्मूला होता है? C2H4, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के 2 टाइम्स होते हैं, ठीक है। सो इथीन का क्या फार्मूला होता है? C2H4, या इसी को आप क्या बोलते हैं? इथाइलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो इसमें 2 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन, और आपको पता है दोनों कार्बन के दरमियान क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच, सो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। इसी तरह से इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच, तो ये स्ट्रक्चर बन गया इथीन का या इथाइलीन का, ठीक है। इसी तरह से फिर प्रोपीन, या जिसको आप क्या बोलेंगे? प्रोपाइलीन, उसका क्या फार्मूला होगा? C3H6, ठीक है। अब देखें 3 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स आपने ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब किसी भी एक जगह पर आपने डबल बॉन्ड डालना है, क्यों? क्योंकि ये अल्कीन है। सो यहाँ पर मैं एक जगह पर डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अच्छा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि ये जो मैंने फार्मूला बताया ना आपको, ये CnH2n वाला, ठीक है, ये उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स पर, उन्हीं अल्कीन्स पर अप्लाई होता है जिनमें सिर्फ किसी भी एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब एक से ज़्यादा जगह पर भी डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, उनको भी हम अल्कीन ही बोलेंगे, बट फिर उनके लिए ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा। CnH2n वाला जो फार्मूला है वो फॉलो नहीं करेंगे जिनमें एक से ज़्यादा जगह पर डबल बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग प्रोपीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं या प्रोपाइलीन का। तो हमने एक जगह पर डबल बॉन्ड डाल दिया, अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लेगा फर्दर 2 हाइड्रोजन्स के साथ। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 और ये 3, सो ये 4th बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, सो ये 3 बॉन्ड फर्दर बना लेगा हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक हो गया जी। सो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया प्रोपीन का या प्रोपाइलीन का, ठीक है। इसी तरह से फिर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ब्यूटीन, या जिसको आप बोलते हैं ब्यूटाइलीन, ठीक है। अब ब्यूटीन में कितने कार्बन्स होंगे? 4 कार्बन्स और 8 हाइड्रोजन्स, ठीक है। C4H8 होता है इसका फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 कार्बन्स हैं तो 4 कार्बन्स को आपने पहले सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब किसी भी एक जगह पर आप क्या डाल देंगे? डबल बॉन्ड डाल देंगे। सो यहाँ पर मैं सपोज डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा पूरे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, सही है। सो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया ब्यूटीन का या ब्यूटाइलीन का, ठीक है। सो इस तरह से ये जो आपका टॉपिक था कॉमन या ट्रिवियल नेम्स का, ये हुआ एंड। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।